अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान से हैं मुनिज़्ज़ा सहाम मिर्ज़ा। इनकी एक स्टोरी है। पाकिस्तान में इंसाफ जो है आज मिलता नज़र नहीं आता। पाकिस्तान की अदालतें बहुत ज़्यादा जो हैं वो किस तरीके से स्पेशली वुमेन्स को जो है वो इंसाफ नहीं देती हैं। अभी आपने हाल ही में 6 महीने के सिर्फ केसेस उठा के देख लें तो अदालतें जिस तरीके से डिले करती हैं वो आपको नज़र आता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाली ख़वातीन जो हैं वो फिर बाहर जर्नलिस्टों को इंटरनेशनल फोरम पे जो है अपनी शिकायत दर्ज कराती हैं। उन्हीं में से आज जो है मुनिज़्ज़ा हमारे साथ हैं। इनके साथ इनके जो साबिक हस्बैंड हैं वो पिछले 10 साल से जो है इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और पाकिस्तान की अदालतें जो हैं इनको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही हैं, इनको इंसाफ़ देने में नाकाम रही हैं। हमारी कोशिश होगी कि हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है इंटरनेशनल फोरम पे वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट और इंसानी हकूक़ की जो कमेटियाँ हैं, जो जमातें हैं, जो ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, एनजीओज़ हैं, वो इस पर नोटिस लें। तो सबसे पहले मिर्ज़ा आपको वाशिंगटन नाइट शो में वेलकम। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक़्त दिया, मौका दिया बात करने का। अच्छा, मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन को आप अपनी पूरी स्टोरी की शॉर्ट स्टोरी स्टार्टिंग टू एंड बताएँ, फिर उसके बाद जो है हम बात करेंगे। जी। जी, आसिम साहब, स्टोरी ये है कि मेरी शादी कैप्टन जमील अहमद से, जो एमएनए है पीटीआई के कराची से, इनसे 2000 में हुई थी और मेरी इनसे ये सेकंड मैरिज थी। मेरे वालिद इस शादी के बहुत ख़िलाफ़ थे। खैर, शादी के तकरीबन 1 साल के बाद इनको आर्मी से स्ट्रक ऑफ कर दिया गया था। एसआईबी ने 11 रोज़ इंटेरोगेट किया इन्हें और क्या रीज़न्स थे मुझे नहीं पता। ये थ्रू आउट मेरे वालिदैन के घर में रहते रहे, जिन्हें हम आम ज़बान में घर दामाद कहते हैं। फिर जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और उन्होंने घर और बिज़नेस मुझे हैंड ओवर किया, तो फिर ये मेरे साथ मेरे घर में रहने लगे। अ, मैरिज अब्यूसिव शुरू से थी, लेकिन प्रॉब्लम्स जो डॉक्यूमेंट है मैं आपको वहाँ से बताऊँगी। 2010 में जब मैं हज करके वापस आई और मैं नवंबर में हज करके वापस आई, मैं अपने बेटों के साथ गई थी, ये मेरे साथ नहीं गए थे। वापसी पे 1 महीने के बाद मुझ पे एफआईआर करवाई गई। इससे पहले मेरे स्टाफ पे हो रही थी, फिर मुझ पे एफआईआर करवाई गई और उसके बाद से एक सीरीज़ शुरू हो गई एफआईआर्स की। ये कभी इल्ज़ाम लगाते थे कि जी मुझे मतलब मैं इनको हरास करती हूँ, लाइफ थ्रेट्स देती हूँ और उस उन ग्राउंड्स पे ये एफआईआर्स करते रहे। आपको यहाँ का सिस्टम पता है कि एफआईआर हो जाती है, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। वो एक लंबा प्रोसीजर है, उसमें आप फाइनेंशियली भी एग्ज़ॉस्ट होते हैं और मेंटली भी। खैर बहरहाल, मैंने वो सब फेस किया। मैंने अपने स्टाफ के मेरे 6 मेंबर्स को इन्होंने उसमें फिक्स किया। जब तक बच्चे छोटे थे उनके साथ अलग तरीका था हैरेसमेंट का, पर जब बेटे मेरे बड़े हो गए, तो इन्होंने मेरे बेटे को भी एफआईआर में फिक्स कर दिया और वो बहुत ही खतरनाक पाकिस्तान में जो एक इशू है गुस्ताखे रसूल का, वो उन्होंने एफआईआर की मुझ पे और मेरे बेटे पे। बहरहाल जो भी ये एफआईआर्स हम पे करते रहे, वो या बी क्लास होती थी या सी, यानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूफ हो जाता था कि झूठ बोला जा रहा है। लेकिन जिस एग्नी से हम लोग गुजरते थे इस पूरे अरसे में, उसके बाद एफआईआर्स का सिलसिला खत्म हुआ 2017 में, 2010 से 2017 तक। फिर सिविल सूट्स का सिलसिला शुरू हो गया। ये एक फोर्ज डॉक्यूमेंट कोर्ट को प्रोड्यूस करते थे कि इन्होंने मेरे साथ पार्टनरशिप की है, जिसमें इन्होंने तकरीबन 8 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, इनका कहना था। तो जब कोर्ट इनसे पूछती थी कि आप मोड बताइए, आप सोर्सेस बताइए कि आपके पास ये 8 करोड़ कहाँ से आए या आपने कैसे इन्वेस्ट किए, तो कोई जवाब नहीं होता था। तो इसीलिए 2012 में एक केस डिसमिस हुआ मेरे फेवर में जो इन्होंने किया था। फिर 2020 में दूसरा केस डिसमिस हुआ मेरे फेवर में और उसमें कोर्ट ने क्लियरली कहा कि ये फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं, ये मलाइन कर रहे हैं, ये कोर्ट के साथ ज्यादती कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब यहाँ केस चल रहा था आसिम साहब, तो इन द मीनवाइल ये मेरे बेटे को जो 11 साल का इनसे था, उसको लेके ये गायब हो गए। मैंने सिंध हाई कोर्ट में पिटिशन लगाई, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन, और कोर्ट ने इनके नॉन बेलेबल वारंट्स इशू किए। 5 साल तक ये एब्सकॉन्डर रहे
2012 سے 17 تک, اور پھر یہ آ گئے اور بہرحال انہوں نے کورٹ سے معافی مانگی, لیکن اس عرصے میں یہ کیسز میں اپنے وکیلوں کو بھیجتے رہتے تھے اور کیسز چلتے رہتے تھے. مجھے 2000 یہاں تک تو میں نے فیس کر لیا, 10 سال گزر گئے اور میں نے کبھی کسی فورم پہ آ کے کمپلینٹ نہیں کی, میں خود ہی ہینڈل کرتی رہی پولیس کیسز, کورٹ کیسز. مجھے 2021 مئی میں مجھے کراچی کورٹ نے سمن کیا کہ آپ آئیے, آپ کی پراپرٹی کو ہم آکشن کرنے جا رہے ہیں. میں کورٹ گئی, مجھے وہاں پتا چلا پہنچ کے کہ انہوں نے 2014 میں اسلام آباد میں کیس کیا ہے سیم نیچر کا, کہ جی یہ میرے بزنس پارٹنر ہیں اور ان کو انہوں نے میرا کورٹ کو غلط ایڈریس دیا جس پہ کورٹ نے ایکس پارٹ کیا. ظاہر ہے وہ مجھے سمن کرتی رہی, جو کورٹ کا پروسیجر ہوتا ہے, سمن مجھے ملے نہیں, کورٹ نے ایکس پارٹ کیا, اور اس طرح انہوں نے وہ اچھا کورٹ نے ان سے بار بار پوچھا کہ آپ جو ایڈریس خاتون کا دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, تو انہوں نے آن اوتھ کورٹ سے کہا کہ میں آپ کو ٹھیک ایڈریس دے رہا ہوں, اور جھوٹا ایفیڈیوٹ کورٹ میں جمع کروایا, جس پہ یہ سارا ہوا کہ ایگزیکیوشن آئی اور پھر مجھے اسلام آباد کورٹ کے لیے لائر انگیج کرنا پڑا, مجھے کراچی کے لیے لائرز انگیج کرنے پڑے. فائنینشیل اور مینٹل جتنا میں ایگزاسٹ ہوئی ہوں وہ میں جانتی ہوں کہ ایک خاتون کا جو ورکنگ ہے ان کا اس طرح کیسز کو فیس کرنا, اور پولیس کیسز اور کورٹ کیسز ایک مشکل مرحلہ تھا. میرا اسٹانس اب صرف یہ ہے کہ میں نے ہر جگہ اپلیکیشن فارورڈ کی ہیں, میں نے پرائم منسٹر کو بھی بھیجی ہے, میں نے میری ان کے ایم ایس جو بریگیڈیئر احمد ہے ان سے بات بھی ہوئی ہے, چیف جسٹس آف پاکستان, ڈی جی آئی ایس آئی, آرمی چیف, پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, سب کو میں ملی بھی ہوں کچھ سے, اور میں نے اپلیکیشنز بھی فارورڈ کی ہیں, لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں مل رہا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اچھا ایک مجھے نئی چیز پتہ چلتی ہے کہ اب لوگوں سے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فیملی میٹر ہے, تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ فیملی میٹر یہ کیسے ہو گیا. ایک شخص سے جب میں نے 2012 میں کورٹ سے خلا لے لی ہے اور میں نے جان چھڑائی اپنی ایک عجیب و غریب ذہنیت کے انسان سے, تو اب وہ مجھے تنگ کیا ساری زندگی کرتا رہے گا اور وہ فیملی میٹر کہلائے گا. تو یہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو ایڈریس کیسے کیا جائے. یہاں میں آسم صاحب ایک ضروری بات آپ کو بتاؤں گی کہ جب انہوں نے میرے بیٹے کو چھین کے یہاں سے لے گئے تھے تب بھی انہوں نے اسلام آباد کورٹ میں ایفیڈیوٹ جمع کروایا, وہاں پھر جھوٹ کہا پہلی دفعہ کہ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں اور بچے کی کسٹڈی لے لی, پھر دوبارہ یہی ایفیڈیوٹ جمع کروایا دوسری کورٹ میں اور ایکسپارٹ کروایا. تو جو آئین پاکستان ہے اس کے حساب سے تو یہ شخص صادق اور امین بھی نہیں ہے. میری پرائم منسٹر صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ان کو ڈی سی کریں وہ فوراً, اور وہ جب یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں, تو میں پاکستان میں بسنے والی, مجھے جینڈر بیسس پہ نہیں کریں الگ, میں ایک پاکستانی ہوں, میں ایک انسان ہوں, اور میں 10 سال سے کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے یا اچانک میں نہیں آ گئی ہوں سامنے. دیکھیے ہمارے میگزینز نکلتے ہیں, 73 سے نکل رہے ہیں, دوشیزہ اور سچی کہانیاں, ایک بڑی ویورشپ ہے, ریڈرشپ ہے ان کی, لوگ جانتے ہیں, اور لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم ہمیشہ سے کراچی سے ہی بزنس کرتے ہیں, ہم کسی اور شہر میں کبھی بھی نہیں رہے, ہمارے ایڈریس ہمارے کریڈٹ پیج پہ پرنٹ ہوتے ہیں, ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں. میں اے پی این ایس کی جو آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی ہے اور سی پی این ای کی میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر ہوں. میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ میرے کیس کو ٹیک اپ کریں اور میری اس شخص سے جان چھڑائیں. بس میں صرف یہ چاہتی ہوں, میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے, پروفس ہیں سارے, کہ یہ شخص مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے, میرا اس سے واسطہ کیا ہے. جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں اپنے شوہر سے, سوری سابقہ شوہر سے, کہ کیا آپ سے کسی قسم کا کانٹیکٹ نہیں کرے, ختم کر دے, جو بھی آپ کے پر جو بھی مقدمات ہیں اس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو. ابھی کتنے مقدمات آپ کے اوپر ہیں؟ آسم صاحب مجھ پہ ابھی فی الحال یہی کیس ہے اسلام آباد سے جو آیا ہے, جس میں ایکسپارٹ ہوا ہے ڈیسیشن, اس کے لیے ہم نے اسٹے لیا ہے اسلام آباد جا کے. ہمیں یہ کیس دونوں جگہ فائٹ کرنا ہے, اسلام آباد میں بھی کرنا ہے اور کراچی میں بھی کرنا ہے. تو یہ انہوں نے ایم این اے بننے کے بعد 2019 میں اس کیس کو ایگزیکیوٹ کروایا ہے, یعنی اپنی اتھارٹی مس یوز کی ہے.
मैं ये इनसे तो खैर मैं कुछ नहीं चाहती, नहीं ये तो ये काबिल नहीं है। इस्लामाबाद में क्यों केस हुआ है? जब ये भी कराची में रहते हैं, आप भी कराची में रहती हैं, तो कराची में या सिंध में क्यों नहीं हुआ? बस आसिम साहब, क्योंकि सिंध में ये साहब जानते हैं कि मैं मेरा फॉरेन एड्रेस कोर्ट को मिल जाएगा। हालांकि देखिए हमारा एड्रेस नादरा के जरिए भी कोर्ट डिटेल्स निकाल सकती है, लेकिन आई डोंट नो क्यों कोर्ट ने नहीं देखा। कराची में केस ना करने का मुझे दो रीजंस मुझे समझ में आते हैं। एक तो ये कि मैं कराची में रहती हूँ, मैं खुद पेश हो सकती हूँ ऑनरेबल कोर्ट के सामने, मुझे कोर्ट सुनेगी, ये मैं मान जानती हूँ बात। और दूसरा जो इनकी इंटेंशन होती है वो होती है आसिम साहब मुझे बे इंतहा फाइनेंशियली परेशान करने की। जाहिर है जब इस्लामाबाद में होगा, वहां के आपको पता है एडवोकेट जब वहां पेयर होगा वो मैटर्स अलग होते हैं, उनकी फीसेस बहुत हैवी होती हैं, सब कुछ अलग होता है। जब आप हाई कोर्ट में पहुंचते हैं तो यहाँ भी एडवोकेट्स की फीसेस बहुत ज्यादा होती हैं। तो उन्हें ये बात अच्छी तरह पता है कि कराची में तो ये खातून पेश हो जाएंगी, कोर्ट इनकी बात सुनेगी और कन्विंस हो जाएगी। इस्लामाबाद में मेरे लिए अपेयर होना मुश्किल है। अच्छा, इस्लामाबाद में भी अगर ये मेरा एड्रेस ठीक दे देते तो मैं अपेयर हो जाती, लेकिन क्योंकि इन्होंने कोर्ट को मलाइन किया, मेलिफाइड इंटेंशंस थी, इन्होंने कोर्ट को बेवकूफ बनाया कि गलत एड्रेस दिया, सिर्फ इसी ग्राउंड पे कोर्ट ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, वरना ये कभी भी डिसीजन मेरे खिलाफ नहीं आता। तो अच्छा एक हफ्ते ये बताएं जी कि आपने कभी रिक्वेस्ट की ट्रांसफर की के केस कराची ट्रांसफर किया जाए? आसिम साहब, ये जो केस है इसमें ट्रांसफर नहीं होता, इसमें सिर्फ 12(2) की एप्लीकेशन लगती है। यानी हम कोर्ट को ये बताने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट के साथ फोर्जरी हुई है। मैं तो अभी हुई नहीं इसमें, पहले तो हम कोर्ट को कन्विंस करेंगे कि आपके साथ फोर्जरी हुई है, आपको जानते बूझते कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है, जजेस को इस तरह मलाइन किया है उन्हें। जब कोर्ट इस पे कन्विंस हो जाएगी तो कोर्ट ने अभी हमें स्टे दिया है हमारी बात सुनने के लिए। जब कोर्ट को हम कन्विंस कर लेंगे तो कोर्ट फिर ट्रांसफर नहीं करेगी, ट्रायल कोर्ट में केस चलना शुरू हो जाएगा इस्लामाबाद में। और फिर हम वहाँ कोर्ट को कन्विंस करेंगे कि ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस्लामाबाद के उस एड्रेस से जो दिया गया है। तो उसके बाद कोर्ट इस केस को डिसमिस करेगी। लेकिन आपको शायद अंदाजा हो यहाँ के जुडिशल सिस्टम का। अच्छा, बिल्कुल, जुडिशल बिल्कुल, मुझे सिस्टम में बहुत अच्छी फिर तरीके से अंदाज़ा है। नाज़रीन, मिर्ज़ा की तकरीबन पूरी स्टोरी आपने सुन ली। स्टोरी में बहुत सीधी-सादी सी स्टोरी है और इसमें नज़र आता है कि जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, अगर वो इस केस को अच्छी तरह देखें, तो ये मैटर जो है 1 हफ़्ते के अंदर जो है सॉल्व हो सकता है या 1 या 2 हियरिंग में ख़त्म हो सकता है। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट है और पीटीआई के लोग शायद ऐसा लगता है कि वो अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अदालतों पर भी हावी हैं और इंतज़ामिया पर भी हावी हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि एफआईआर कटवाई, गलत एड्रेस दिया, तो इस वक़्त तो वो एमपीए बनने के भी अहल नहीं हैं। एमपीए, एमएनए है वो। एमएनए एमएनए है कराची एमएनए से। बनने के भी अहल नहीं हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हमने आपको ये सारी बातें बताई और 10-12 दिन के अंदर हम जो है देखेंगे कि अगर आपने कुछ इस पे कुछ किया तो सही है, लेकिन फिर उसके आगे हम एक और स्टेप लेंगे, एक और प्रोग्राम करेंगे और अपना वो प्रोग्राम जो है एहतजाजन जो है वो दुनिया में इंसानी हकूक़ की जो कमेटियाँ हैं, जो एनजीओज़ हैं, उनको हम ये देंगे कि वो देखें कि पाकिस्तान के अंदर अदालती सिस्टम किस तरीके का है, जो कि फ़ैसला करने में इतनी ताख़ीर करता है कि दूसरी फ़रीक जो है या तो कंगला हो जाता है या दुनिया से गुज़र जाता है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि आपका जो है ये फ़ैसला जल्दी हो और हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से उन तमाम लोगों को ये प्रोग्राम पहुँचाएँगे आपका। मैं चाहता हूँ कि आखिर में हमें अपने जो साबिक हस्बैंड हैं, जो आपके ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं, उनकी थोड़ी-सी तफ़सील बताएँ ताकि और ये भी कहूँगा कि अगर वो हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें और उनका भी कोई वो हो कि जनाब ऐसा नहीं, ऐसा है, वो भी हमसे बात कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो ये वन साइडेड केस है। तो दोनों तरफ से जो है आप अपने वो दें, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों को इसको सॉल्व करना है, ना कि टीवी एंकर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं एक्टिव हों और साबका केसेज़ में भी नहीं हुई हैं और नूर मुकद्दम केस में आप देख लें, लेकिन लगता है कि
جس قسم کی ڈیلے ٹیکٹس استعمال کی جاتی ہیں ان سارے کیسز میں وہی جو ہے وہ منزہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. منزہ آخر میں آپ کلوزنگ ریمارکس کچھ کہنا چاہیں گی ہمارے ناظرین کو؟ میں بس آپ کے چینل کے توسط سے صرف یہ کہنا چاہوں گی سننے والوں سے دیکھنے والوں سے کہ پلیز مجھے سپورٹ کیجئے. یہ صرف میرا ایشو نہیں ہے، بہت ساری خواتین ہیں، شاید وہ سامنے آئیں، گھبراتی ہیں، ڈرتی ہیں، سنوائی نہیں ہے یہاں بالکل. تو مجھے سپورٹ کیجئے اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی میری آواز وہاں تک پہنچے گی جہاں سے ڈیسیشنز لیے جاتے ہیں. اور میرا رائٹ ہے کہ میں ایک زندہ انسان کی طرح ایک پرسکون زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزاروں. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے انہیں الفاظوں کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ انصاف دیں، جلد انصاف دیں. تو یہ آوازیں جو ہیں اوورسیز پاکستانی یا اوورسیز پاکستانی جرنلسٹ نہ اٹھائیں، کیونکہ بدنامی جو ہے صرف پاکستان کے حصے میں آتی ہے. اگر آپ اپنے کام صحیح کر لیں تو پھر یہ بدنامی آپ کے حصے میں نہ آئے. اسی کے ساتھ عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.